हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक मैंने तुम लोगों को टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ा दिया था कि डाइल्यूटेड एसिड्स कौन से होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं, मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद लास्ट वाली वीडियो में जाते जाते मैंने तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हम लोग किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, जब हम किसी एसिड में पानी का अमाउंट बढ़ाते हैं, तो हम पानी में एसिड क्यों डालते हैं, एसिड में पानी क्यों नहीं डालते हैं। मुझे एक भी बच्चे ने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया, तो मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ और बाद में मैं इसकी वीडियो क्लिप भी अटैच कर दूँगी जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। तो ऐसा होता है, जब भी हमें एसिड में पानी का अमाउंट बढ़ाना होता है तो सेफ साइड ये होती है कि हमेशा पहले एक कंटेनर में पानी ले लो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एसिड में 500 ml पानी डालना है, तो तुम पहले क्या करोगे, एक कंटेनर लोगे, उसमें पहले से ही 500 ml पानी डाल दो और उसके बाद उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसनट्रेटेड एसिड को डालना स्टार्ट कर दो। ऐसा क्यों? एसिड को पानी में डालना इज़ मोर सेफ। अगर तुम एसिड के ऊपर पानी डालोगे तो उससे एसिड बर्न्स होने के चांसेस होते हैं और इस दौरान इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कंटेनर भी टूटने के चांसेस रहते हैं, साथ ही साथ तुम लोगों को बर्न्स होने के भी चांसेस होते हैं। तो सेफ साइड क्या है, हमेशा पानी में एसिड डालना है, ना कि एसिड के ऊपर पानी। क्योंकि अगर हम एसिड के ऊपर पानी डालेंगे तो उस वजह से एसिड और पानी के बीच में बहुत ख़तरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि कंटेनर भी टूट सकता है और साथ साथ एसिड के जो स्प्लैशेस हैं वो तुम्हारे मुंह पर भी गिर सकते हैं। सो ऑलवेज while diluting an acid, always make sure that the acid should be added to water and not water to acid. This is because when water is added to an acid, a highly exothermic reaction takes place which can cause acid burns. The acid can splash on your face and can also result into the cracking of beaker. So to dilute an acid, the acid should be added drop by drop to water with continuous stirring. अब ये continuous stirring क्या होती है, इसकी सामने आकर के एक वीडियो में अटैच कर दूंगी, उससे तुम इजीली देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब तुम खुद दिमाग लगा करके बताओ कि हमारे पास दो एसिड के सैंपल हैं, एक सैंपल में पानी कम है और एक सैंपल में पानी ज़्यादा है, तो कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग होगा? जिसमें एसिड ज़्यादा होगा, पानी कम होगा। तो जनरली जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। भाई कॉन्सनट्रेटेड है, उसमें बहुत सारा एसिड पड़ा हुआ है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं। उसी तरह से जो मिनरल एसिड होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे टमाटर है, टमाटर के अंदर भी एसिड होता है, लेकिन हम लोग खा सकते हैं ना, लेकिन H2SO4 को तो नहीं पी सकते ना हम लोग। इसीलिए जो मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर वीक। जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो डाइल्यूटेड एसिड्स होते हैं दे आर वेरी वीक। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आता है, टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन। इसको मैं आगे पढ़ाती हूँ। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम है डिसोसिएशन ऑफ एसिड। डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का टूट जाना। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर के अंदर एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर का क्या मतलब हुआ? वाटर के अंदर ये खासियत होती है कि वाटर में आप कोई भी चीज घुलाओगे तो वो टूट जाती है। जैसे इस पानी के ऊपर हम जब HCl डालेंगे तो ये जो HCl है ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ये जो
टूटना होता है ना किसी भी केमिकल का आयंस में, आयंस पता है ना, क्लास 9th में पढ़ा था, जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो आयंस होते हैं। तो अगर कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो कोई भी केमिकल हो, अगर उसमें पानी मिलाते हैं, यहाँ पे गलत लग गया साइन, यहाँ पर वाटर आएगा, उसमें अगर हम लोग पानी डालते हैं, पानी को उसमें डालते हैं, जैसे भी पानी में उस केमिकल को डालते हैं और वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक, अब इस बेस में हमने एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड, और इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझना। तो सबसे पहले हमने HCl को पानी में डाला था तो वो ऐसे ब्रेक हो गया था, H+Cl नेगेटिव। हमने H2SO4 को डाला था तो वो ऐसे ब्रेक हुआ था, 2H+ SO4 2 नेगेटिव। जब हमने CH3COOH को डाला था तो वो ऐसे ब्रेक हुआ, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर तुम आगे कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अब अपना दिमाग लगाओ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखूं तो कितना H है, 1, और कितना H+ मिल रहा है, 1 H+ मिल रहा है, मतलब 100% टूट गया एसिड। जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड मैंने डाले थे सारे के सारे टूट गए। यहाँ पर एसिड में कितने H हैं, 2 H हैं, H2 है ना, और जब इसको तोड़ा तभी भी कितने H+ मिले, 2 H+ मिले, मतलब जितने यहाँ पर H थे उतने ही H+ मिले, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। ठीक, तो मतलब इस दोनों केसेस में द एसिड हैज डिसोशिएटेड, द एसिड हैज टूट गया कंप्लीटली। अब इस वाले को देखो, CH3COH को, इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 + 1 4, 4 हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है 4H+ मिलना चाहिए, बट हमें कितना H+ मिल रहा है, 1 H+ मिल रहा है। इसका मतलब ये एसिड पूरी तरह से नहीं टूट पाया। अभी 10th क्लास के हिसाब से बस इतना ही ध्यान रखना है कि हैं तो उसमें टोटल कितने हाइड्रोजन, 3 + 1 4, बट टूटा हुआ H+ हमें कितना मिला, 1, मतलब 4 हाइड्रोजन होने के बावजूद हमें 1 ही H+ मिला, तो ये तो पूरी तरह से नहीं टूटा ना। तो ये वाला एसिड क्या कहलाता है, वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वीक एसिड्स वो होते हैं जो कि कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो पाते। ठीक है, एक आपको ये वाली चीज याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वो समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरली, नॉट ऑल, सारे के सारे एसिड्स नहीं, कुछ एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ये मैं फटाफट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि तुमने केमिकल रिएक्शंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जब भी ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो एक मिल जाता है सॉल्ट। अभी सॉल्ट क्या होता है ये आगे जाकर के पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे एक मेटल ले लो जिंक, इसकी रिएक्शन एसिड HCl के साथ करा दो तो यहाँ से जिंक निकाल दो, यहाँ से Cl निकाल दो। ठीक है, जिंक पे क्या चार्ज होता है, +2, Cl पे क्या होता है 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 + H2। समझ में आ गई बात। सिमिलरली मेरे पास है जिंक प्लस H2SO4, तो यहाँ से निकाल दो जिंक, यहाँ से निकाल दो SO4, तो क्या बन गया ZnSO4 + H2। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन को खुद ही कर लेना। सिमिलरली मैग्नीशियम प्लस HCl, Mg अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, तो Mg पर क्या होता है 2 +, Cl पर क्या होता है 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस कर दोगे तो MgCl2 + H2, यहाँ पर C कैपिटल आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और आपको पता ही है कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस चेक करने के लिए वो पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, जब भी कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करती है तभी भी सॉल्ट और वाटर ही मिलता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, है ना। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट और तब वाटर निकलेगा। जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कर रहे थे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन निकल रहा था। अब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर निकलेगा। ठीक है, तो जैसे मेटल ऑक्साइड है, मान लेते हैं ZnO +
H2SO4। हमेशा ना इजी वाला लेकर के चलो। सीबीएसई में ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि तुम अगर बहुत ही मुश्किल मुश्किल रिएक्शन लिखोगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। सही होनी चाहिए, चाहे मुश्किल लिखो चाहे इजी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खैर, हमारे पास ये है, तो यहाँ पर से निकाल दो जिंक अलग और यहाँ से निकाल दो SO4 अलग। तो सॉल्ट मिल गया ZnSO4 प्लस H2 और O क्या बना दिया, H2O। देखो कितना आसान था। तो जब भी मेटल ऑक्साइड ना एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट निकलेगा और साथ साथ में वाटर भी निकलेगा। एक आपको ये पता होना चाहिए।